हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मेवाड़ के महाराणाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने मेवाड़ के महाराणा महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। उसके पश्चात हमने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के विषय में भी चर्चा की। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा उदय सिंह के समय में है वो मुग़ल सम्राट जो अकबर है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो उदय सिंह है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का जो दायित्व है वो जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ को सौंप करके है वो सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। और महाराणा उदय सिंह की अनुपस्थिति में किस प्रकार है वो एक प्रकार से आप जानते हैं कि जो कल्ला राठौड़ और जो जयमल मेड़तिया है वो अकबर की सेना का मुकाबला करते हैं। और मुकाबला करते वक्त भी वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और पत्ता सिसोदिया की पत्नी है वो किस प्रकार है वो जोहर करती है। और इस अवसर पर किस प्रकार अकबर है वो भगवंत दास के कहने पर है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर कत्लेआम का जो आदेश है वो भी जारी करते हैं। लेकिन जो हम कहें कि जो अकबर है वो जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़ से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि वो आगरा के किले के जो मुख्य द्वार है उस पर दोनों की गजारोही मूर्तियां हैं वो भी एक प्रकार से हैं वो लगाते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर है वो उदय सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उदय सिंह की जो मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उदय सिंह के जो सबसे बड़ा लड़का है वो महाराणा प्रताप थे, ज्येष्ठ पुत्र थे वो महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप है उनको शासक बनना चाहिए था, लेकिन उदय सिंह की जो धीरबाई भटियाणी जो पत्नी थी वो अपने पुत्र जगमाल है और उसको जो उदय सिंह का जो उत्तराधिकारी है वो घोषित है वो कर देती है। तो देखिएगा महाराणा प्रताप के जो प्रारंभिक जीवन के विषय में यदि हम चर्चा करें तो आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप है वो राजस्थान केसरी, हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि आदि नामों से जाने जाते थे और जाने जाते हैं। और महाराणा प्रताप जैसा कि आप जानते हैं कि मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक हुए। जिनके प्रारंभिक जीवन के विषय में यदि चर्चा करें तो इनका जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी हम यदि चर्चा करें कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे बड़ी इमारत है जिसको कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं, दुर्ग के भीतर दुर्ग, और वो कटारगढ़ दुर्ग के अंदर जो बादल महल है और बादल महल के अंदर जो जूनी कचहरी है वहाँ पे महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को है वो महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और प्रतिवर्ष है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को है वो हल्दी घाटी के अंदर है वो एक तरह से महाराणा प्रताप की जयंती है वो भी मनाई जाती है। तो महाराणा प्रताप का जन्म वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। और महाराणा प्रताप का जो बचपन का जो नाम था वो कीका था, क्योंकि भीलों के अंदर है वो महाराणा प्रताप कीका नाम से है वो पॉपुलर थे, क्योंकि भीलों के अंदर छोटे बच्चे को है वो कीका कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराणा उदय सिंह की जब गोगुंदा के अंदर जो मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 को, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो उदय सिंह के जो अंतिम संस्कार था उस अंतिम संस्कार के अंदर जो है वो जो महाराणा प्रताप की जो जयंताबाई उदय सिंह की जो जयंताबाई जो पत्नी थी उससे उत्पन्न जो महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह है वो तो उदय सिंह के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हैं, लेकिन जगमाल है वो सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि जगमाल को है वो जो उदय सिंह की दूसरी पत्नी धीरबाई भटियाणी है वो
महाराणा प्रताप का जो उदय सिंह का जो उत्तराधिकारी है वो घोषित है वो कर देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब अंतिम संस्कार के पश्चात जब 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 उसके परिवार उनके परिवार राज दरबार के जो सदस्य वापस जब गोगुंदा आते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो जो अखीराज सोनग्रा है वो जगमाल से जो है वो राजमुकुट छीन करके वो प्रताप को है वो राजमुकुट है वो पहना दिया जाता है। अर्थात जो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है 1 मार्च 1572 को गोगुंदा के अंदर ही है वो कर दिया जाता है। और कृष्णदास चुंडावत है, इस अवसर पर कृष्णदास चुंडावत है वो महाराणा प्रताप की कमर पर वो तलवार बांधते हैं। जब जगमाल से राजमुकुट लेकर के जब महाराणा प्रताप को राजमुकुट पहना दिया जाता है, और महाराणा प्रताप वास्तव में न केवल योग्य थे अपितु वास्तविक उत्तराधिकारी थे, क्योंकि राजपूतों के अंदर ज्येष्ठ जो पुत्र है वही उत्तराधिकारी बनता था। तो महाराणा प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक है वो 1 मार्च 1572 को गोगुंदा के अंदर हुआ। तो जब राजमुकुट जगमाल से छीन लिया, तो ऐसी स्थिति में जगमाल है वो नाराज़ होकर के वो अकबर की सेवा के अंदर वो चला जाता है, और अकबर है वो उसको जहाजपुर का जो परगना है वो दे करके अपना जो मनसबदार है वो बना लेता है। और 1581 के अंदर है वो अकबर सिरोही का आधा राज्य भी जगमाल को दे देता है, लेकिन जगमाल है वो अधिक समय तक है वो जीवित नहीं रहे, और वो उन्हीं के साले से उनका संघर्ष हुआ। और 17 अक्टूबर 1583 को दांतानी का युद्ध था, उसमें जगमाल है वो जो सिरोही के शासक जो देवड़ा है उसके साथ संघर्ष करते वक्त है वो दांतानी के युद्ध के अंदर है वो जगमाल है वो शहीद हो जाते हैं। अब महाराणा प्रताप है वो उदय सिंह के एकमात्र वास्तविक उत्तराधिकारी थे, इसलिए अब महाराणा प्रताप है वो अपना दूसरा राज्याभिषेक है 1572 के अंदर है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में करते हैं। तो महाराणा प्रताप का जो अस्थायी राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ, और विधिवत राज्याभिषेक है वो 1572 में हुआ। और 1572 में ही है वो 32 वर्ष की आयु के अंदर है वो 1572 में 32 वर्ष की आयु में कुंभलगढ़ से महाराणा प्रताप अपना शासन करते हैं, और अगले 25 वर्ष तक है वो मेवाड़ की सेवा करते हैं। और 19 जनवरी 1597 को 25 वर्ष के शासन के पश्चात 57 वर्ष की उम्र के अंदर है जो चावड़ के निकट जो बारडोली नामक स्थान है वहाँ पर वह अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तो इस प्रकार वो एक प्रकार से 25 वर्षों तक है वो मेवाड़ पर वो शासन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर हुआ, अस्थायी राज्याभिषेक था वो जो कि एक तरह से जगमाल से राजमुकुट छीन करके है वो अपना राज्याभिषेक करवाया था। फिर द्वितीय राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर है वो विधिवत रूप से 1572 में ही करवाते हैं। और महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी, क्योंकि उन्होंने अपना शासन कार्य है वो कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रारंभ किया था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर तो है वो अकबर का पहले ही अधिकार हो चुका था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग से अपना शासन प्रारंभ करते हैं। इसलिए अपनी प्रारंभिक राजधानी है वो महाराणा प्रताप है वो कुंभलगढ़ को ही बनाते हैं, और दूसरी राजधानी हम आगे चर्चा करेंगे वो अपनी चावड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। और महाराणा प्रताप का जहाँ तक विवाह का प्रश्न है वो 17 वर्ष की आयु के अंदर है वो रामरख परमार की जो पुत्री अजबदे के साथ है महाराणा प्रताप का वो विवाह होता है, अर्थात उनकी पत्नी का नाम अजबदे था। अजबदे था जो 17 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का वो विवाह होता है। तो देखिएगा इस समय जब जो महाराणा प्रताप है वो जो मेवाड़ के जो शासक बनते हैं 32 वर्ष की अवस्था में 1572 में, तो इस समय मेवाड़ की स्थिति है वो एक तरह से चरमराई हुई थी। और महाराणा प्रताप के लिए जो शासन करना है वो एक तरह से है वो कोई फूलों का सेज नहीं था, क्योंकि गोगुंदा में राज तिलक के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ जाते हैं और वहाँ अपना राजकार्य संभालते हैं। तो जब राजकुमार संभालते हैं तो उस समय मेवाड़ की जो स्थिति है वो बिगड़ी हुई थी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के इलाकों पर मुगलों का अधिकार हो गया था, और एक तरह से क्या है कि मेवाड़ की जो आय है वो भी कम हो रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि और राजस्थान के लगभग सभी राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता वैवाहिक संबंधों के द्वारा है या कुछ वैवाहिक संबंधों के द्वारा और कुछ अपनी इच्छा से है वो अपने राज दरबार में सम्मान प्राप्त करने के लिए अकबर की अधीनता वो स्वीकार कर चुके थे। लेकिन महाराणा प्रताप है
वो एक प्रकार से उनके सामने दो विकल्प थे। या तो वो अन्य राजपूत शासकों का अनुसरण करते हुए है वो अकबर की सुरक्षा को, अधीनता को स्वीकार कर ले और अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दे, या महाराणा प्रताप के समक्ष एक दूसरा विकल्प ये था कि वो इन सभी राजपूत शासकों का अनुसरण न करते हुए है वो अपने राजपूतों की जो गौरवशाली परंपरा है, स्वतंत्रता और जो स्वाभिमान है उसको बनाए रखते हुए है वो एक प्रकार से है वो राजपूतों की अकबर की अधीनता वो स्वीकार नहीं करे। तो महाराणा प्रताप है उन्होंने है वो दूसरा रास्ता चुना और उनका मानना था कि वो अपने राजपूत शासकों की जो गौरवीय परंपरा है, जो स्वाभिमान है, उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने अकबर के साथ वो संघर्ष करने का वो निर्णय लिया और उसी संघर्ष ने है वो महाराणा प्रताप को विश्व के अंदर है वो महान बना दिया। तो देखिएगा महाराणा प्रताप, क्योंकि अकबर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तत्पर था और राजपूताना के अंदर प्रभावी नियंत्रण है राजपूत शासकों पर तभी किया जा सकता था जब महाराणा प्रताप को वो अधीन में लाए। तो अकबर है वो चाहता था कि महाराणा प्रताप को या तो महाराणा प्रताप को शांति के द्वारा है वो अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए है वो प्रयास करे और इसके लिए महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए उसने 4 शांति दूत भी भेजे। प्रारंभ में 4 शांति दूत भेजे जिनके अकबर का मानना था कि शायद शांति दूतों के समझाने पर है वो महाराणा प्रताप वो अकबर की अधीनता वो स्वीकार कर ले और इसके लिए महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए है वो अकबर ने है वो 4 शांति दूत भेजे। और जो प्रथम जो शांति दूत है वो जो कहना चाहिए कि जो जलाल का कोची है उसके नेतृत्व के अंदर है वो शांति दूत है वो 1572 के अंदर भेजा। दूसरा शांति दूत है वो जैसे आप जानते हैं कि मिर्जा राजा मान सिंह के नेतृत्व में 1573 में भेजा और अबुल फजल ये कहता है कि महाराणा प्रताप और एक तरह से मान सिंह की मुलाकात गोगुंदा में हुई, जबकि कर्नल टोड कहते हैं कि उदय सागर पाल के अंदर ये भेंट हुई। लेकिन जब ये भेंट हुई तो हालांकि मान सिंह का स्वागत किया गया, मान सम्मान किया गया, लेकिन जब 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 खाने का वक्त आया तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो महाराणा प्रताप है वो मान सिंह के साथ खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अपने पुत्र अमर सिंह को भेजते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान सिंह नाराज़ होकर के है वो आगरा चला जाता है और जो एक तरह से भगवान दास है जब एक तरह से क्या है कि महाराणा प्रताप को मनाने के लिए आते हैं तो मान सिंह उनको वो बात याद दिलाते हैं कि आपके कहने पर भी चित्तौड़ में किस तरह से अकबर है वो राजपूतों के साथ कत्लेआम करते हैं, तो ऐसे शासक की मैं अधीनता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है कि जो चारों शांति दूत है जो अकबर की अधीनता स्वीकार करने में जब असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि अकबर है वो शक्ति के माध्यम से है वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का निर्णय लेता है और इस निर्णय के कारण से है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के अंदर है 18 जून 1576 को है वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो जो शांति दूतों के जो प्रयास है वो शांति के द्वारा है वो अकबर को महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन करने के सभी प्रयास जब असफल हो जाते हैं तो अकबर है वो शक्ति के माध्यम से है वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की योजना है वो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनाता है और फलस्वरूप है 18 जून 1576 को वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में आप जानते ही हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध है, हल्दी घाटी है वो राजसमंद जो जिला है वहाँ पर जो खमनोर तहसील है वहाँ बनास नदी के तट पर है ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध को है वो इतिहासकार कई नामों से जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि जो कर्नल टोड है वो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से है वो जानते हैं, क्योंकि यूनान के अंदर एक थर्मोपोली नामक स्थान था जहाँ पर अनेक युद्ध लड़े गए। जबकि बदायूं था जो कि अकबर का है वो घोर विरोधी था और जो बदायूं है जिनसे मुंतखब तवारीख नामक ग्रंथ लिखा उसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा जो वर्णन भी प्रस्तुत किया, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के समय वो अकबर के साथ जो मुग़ल सेना के साथ था। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो युद्ध को बदायूं है वो गोगुंदा का युद्ध है वो कहता है। जबकि अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, आईने अकबरी अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखा, वो हल्दी घाटी के युद्ध को है वो खमनोर के युद्ध की है वो संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि
जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो उसको इतिहासकार अनेक नामों से हैं वो तो हल्दी घाटी का युद्ध है उसके विषय में हम विस्तार से हैं वो चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर है वो मुग़ल सेना जो मान सिंह के नेतृत्व के अंदर है वो मुग़ल सेना और महाराणा प्रताप के बीच के अंदर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें दोनों तरफ के लोगों ने है मुग़ल सेना ने और महाराणा प्रताप ने वो किस प्रकार की रणनीति अपनाई और किस प्रकार ये युद्ध हुआ और इसमें इस युद्ध के अंदर है वो किन किन लोगों ने वो पार्टिसिपेट किया उसके विषय में हमें चर्चा करेंगे और उसके हल्दी घाटी के युद्ध के क्या परिणाम हुए और हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात है वो क्या स्थिति रही इसके विषय में हम विस्तार से हैं वो अगले व्याख्यान के अंदर वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।